वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 4 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में है। हमें पता है कि टेलीस्कोप में एक मिरर लगाया जाता है इमेजिंग के लिए, लेकिन ये जो मिरर है वो किसी लिक्विड से बना है एंड दैट इज द रीजन कि इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जा रहा है। समझेंगे वो कौन सा लिक्विड है जिससे इस मिरर को बनाया गया है। ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अच्छी बात यह है कि ये केवल इंडिया के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इसमें कई अन्य देश भी शामिल हैं एंड दैट इज द रीजन कि इसे इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जा रहा है। ये अपने कमीशनिंग फेज में है। जल्दी ही इससे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि अक्टूबर जो इस साल का होगा उस दौरान इसे ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर जो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है जो आता है एरीज के अंडर में। एरीज का फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। देवस्थल की जो ऑब्जर्वेटरी है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। ये ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन कुछ ऐसी है, यहाँ काफ़ी हाइट से हम जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो स्पेस है उसको अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो उसका कैंपस हो गया। इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को डेवलप किया है इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के एस्ट्रोनॉमर्स ने। ये इस कैंपस में ऐसा दिखने वाला एक टेलीस्कोप है। इसके अलावा 2 और टेलीस्कोप्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। फीचर्स क्या हैं? यह आकाश को यानी कि स्काई को सर्वे कर सकता है और कई सारी गैलेक्सीज जो इस पूरे एरिया से होके गुजरेंगी, इनफैक्ट वो तो नहीं गुजरेंगी, जो अर्थ है वो रोटेट करता रहता है, तो एक ऐसा समय होगा जब वो इसके सामने आ जाएंगे तो वहाँ पर उसे अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा। ये आसमान को एक तरीके से स्टेयर करता रहेगा और जो कुछ भी उसके ऊपर से गुजरेगा वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेगा। इस टेलीस्कोप को 4 मीटर डायामीटर के रोटेटिंग मिरर के फॉर्म में स्टैब्लिश किया गया है। ये कुछ ऐसा मिरर है जैसे एक कर्व्ड आप बर्तन कह लीजिए, और इसमें हमने एक बहुत ही पतली लिक्विड मरकरी की फिल्म चढ़ा रखी है, ठीक है। और ये फिल्म जो है वो इसे एक मिररिंग इफेक्ट देता है जिसके माध्यम से लाइट को फोकस करके जो इमेजिंग है उसे किया जा सकता है। जो ILMT है ये 5 सालों तक हर रात काम करता रहेगा। डेली इमेजिंग के माध्यम से ये डेटा कलेक्ट करता रहेगा। जून से अगस्त महीने के बीच में हम इसे ऑपरेशनल नहीं रखेंगे बिकॉज इस दौरान ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ख़राब होने का खतरा रहेगा एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम उस समय से बंद रखेंगे। बाकी ये पूरे साल काम करेगा। ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी है। देवस्थल में ILMT ये तीसरा टेलीस्कोप होगा इस पूरे कैंपस में। इसके अलावा यहाँ पर एक डॉट भी है जो कि 3.5 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसे 2016 में कमीशन किया गया था। और एक 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है DFOT, इसे 2010 में कमीशन किया गया था। ये देखिए कैंपस में ये अभी जो हम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं उसका ये एक इमेज है, ये डॉट है और ये DFOT है। तो इनकी लोकेशंस आप इस कैंपस में देख पा रहे हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IIM अहमदाबाद एसफॉर्म्स इंडिया लैंड प्राइस इंडेक्स के बारे में है। कई दफ़ा कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट में इन्वॉल्व लोग होते हैं, उन्हें चाहिए होती है ज़मीन, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस जगह पे जो ज़मीन है वो कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, वहाँ पे इंफ्रा कितना अवेलेबल है और कहाँ उसकी क्या कीमत है। काफ़ी दिक्कत होती है इस वजह से, और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए IIM अहमदाबाद ने हाथ मिला लिया है एसफॉर्म इंडिया के साथ, जो कि एक ई-मार्केट प्लेस एंटिटी है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। और इसी के तहत उन्होंने ISA LPI जारी किया है, दैट इज IIM अहमदाबाद एसफॉर्म्स इंडिया लैंड प्राइस इंडेक्स। इस इंडेक्स के माध्यम से भारत के अलग अलग लोकेशंस पे हम लैंड्स को मैप कर पाएंगे और वहाँ जानकारी जो रहेगी उसके बेसिस पर डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ज़मीन कितनी बेहतर है, वहाँ पे कैसा इंफ्रा अवेलेबल है और उस ज़मीन की कीमत क्या है। जैसे कि आप लोग जब करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको कमरे लेने होते हैं, फ्लैट्स लेने होते हैं। इन दैट केस आप जाते हैं कुछ ब्रोकर्स के पास जो आपको मदद देते हैं और दिखाते हैं कई सारे कमरे या फ्लैट्स, जिनमें से आप एक पिक कर लेते हैं, उसके बदले में आपसे ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। ये जो इंडेक्स है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बस यहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। आपको पता चल जाएगा उस जगह पे कौन सी ज़मीन कितने प्राइस में अवेलेबल है। कई सारी ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं जहाँ पे आपको कमरे वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाती है। इट विल वर्क इन द सिमिलर वे। IIM अहमदाबाद ने एसफॉर्म्स इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। ये क्वालिटी कंट्रोल के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड का प्राइस है पूरे भारत में उसे एवेल्युएट करेगा, प्राइस मूवमेंट को भी ट्रैक करता रहेगा और कंपोजिट प्राइसिंग मैकेनिज्म यहाँ पे साल में 2 बार अपडेट किया जाएगा। वैसे ये ट्रैक हर महीने करेंगे, साल में 2 बार अपडेट कर देंगे।
वर्तमान में इसे शुरू किया गया है कुछ राज्यों में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। जितने राज्यों को इन्होंने कवर किया है उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि किस राज्य में एग्रीकल्चर लैंड महंगा या सस्ता है। सिग्निफिकेंस ये रहेगी इस इंडेक्स की कि रिलायबल सोर्स बन जाएगा ये लैंड प्राइसेस है उनकी बेंचमार्किंग के लिए, जिसके बाद रियल स्टेट या फिर एग्रीकल्चर लैंड को जो कई दफ़ा हम रियल स्टेट के लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया में क्या कीमतें चल रही हैं पता चल जाएगा। फर्दर लोकल गवर्नमेंट्स को कई दफ़ा जो क्लेम्स होते हैं, अगर किसी की ज़मीन हाईवे एक्सपेंशन में चली गई तो उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है, तो कंपनसेशन का क्या प्राइस रखा जाए, तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसकी जानकारी इस इंडेक्स से मिल जाएगी। किस राज्य में ज़मीन महंगी या सस्ती है ये केवल उन्हीं राज्यों का डेटा है जो अभी इस इंडेक्स में कवर्ड है। इस लिहाज से सबसे महंगी ज़मीनें आपको कर्नाटका में मिलेंगी, देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र आता है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर तेलंगाना आएगा और फिर नंबर आएगा तमिलनाडु का। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन कंपैरेटिव फार्मलैंड प्राइसेस। तो ये देखिए 2019 से 21 का डेटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी 19, 20 और 21 का सेपरेट डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन सी दैट एज वेल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बायोमास के बारे में है। बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सभी प्रकार के एग्रीकल्चर रेसिड्यू को इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये एनर्जी कंपैरेटिवली ग्रीनर होगी। इससे हरियाणा और पंजाब के एरिया में जो स्टबल बर्निंग की जाती है, फार्म रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है और ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। बायोमास में बिल्कुल देखिए सिंपल लकड़ी आ जाएगी, कोई क्रॉप रेसिड्यू आ जाएगा, जैसे जो धान है उसको काटने के बाद जो स्टबल बचता है वो भी बायोमास का ही पार्ट है, ठीक है। इन सभी को जलाने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है उसे ही बायोमास एनर्जी कहा जाता है। तो ये रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट से एनिमल्स रेसिड्यू से आता है। एनिमल्स में काउडंग वगैरह आपको मिल जाता है, वो भी बायोमास का ही पार्ट है। बायोमास को हम फैसिलिटी हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या कंबाइंड हीट एंड पावर के तौर पे एक्नॉलेज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास से एनर्जी निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों पर यहाँ चर्चा की गई है। पहला है कंबशन ऑफ बायोमास मटेरियल। इट्स वेरी सिंपल, जो मिले जला दो, हीट एनर्जी पैदा करो, उसको जो करना है कर लो, चाहे उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर लो। दूसरा है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में बेसिकली हम जो भी जलाते हैं बायोमास उसे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जलाते हैं, मतलब वहाँ पे हीट और जो प्रेशर है केवल उसको कंट्रोल नहीं किया जाता बल्कि कम ऑक्सीजन दी जाती है। कंप्लीट कंबशन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम उससे कम ऑक्सीजन देके उसको गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमें मिलती है सिंथेटिक गैस यानी कि सिन गैस, जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी की तरह करते हैं। तीसरा आता है पैलोसिस। जो पैलोसिस होता है इसमें हम बायो ऑयल निकालते हैं, लगातार जो बायोमास होता है उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, फिर हमें एक बायो ऑयल मिल जाता है। चौथा है एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें हम रिन्यूएबल नेचुरल गैस अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बैक्टीरिया से उस बायोमास को डिकम्पोज करवाते हैं, और यहाँ पर भी जो काम होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो इसे एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। ये कई सारे तरीके हैं जिससे हम बायोमास से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेनिफिट ये होता है कि ये कंट्रोलेबल एटमॉस्फेयर में होता है और जब हम चाहें इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जो न्यू बायोमास बेस्ड बॉयलर है ये 75 टन पर आवर की कैपेसिटी रखता है और 15 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये डेनमार्क बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स को अकोमोडेट कर सकता है। कई प्रकार के जो भी बायोमास हैं उनको हम यहाँ पे जला के जो एनर्जी है उसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि 2013 का वैसे ये प्रश्न है कि बाई प्रोडक्ट जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है उसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला तो जो बैगेस है उसका हम इस्तेमाल बायोमास फ्यूल की तरह कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन में। बैगेस मतलब जैसे गन्ने को, आपने गन्ने का रस निकालते हुए देखा होगा, उसके बाद जो उसकी कोई निकलती है, जो सफ़ेद रंग का मटेरियल निकलता है गन्ने के रस के निकल जाने के बाद, उसे बैगेस बोलते हैं। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में जो मोलासिस निकलते हैं, गुड़ और चीनी निकलने के अलावा उसमें एक काले रंग का लिक्विड निकलता है जिसे खाड़ कहा जाता है, उसे आप मोलासिस बोल सकते हो। उसका इस्तेमाल हम फीड स्टॉक के तौर पे कर सकते हैं। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर को जनरेट करने में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। मोलासिस जो है उनका हम इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए बैगेस वाला स्टेटमेंट तो सही है, और मोलासिस का इस्तेमाल हम एथेनॉल प्रोडक्शन में तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। तो 1 and 3 विल बी द आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान फॉर ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के बारे में है। इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी फाइनल रिपोर्ट आई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे केन नदी को बेतवा नदी से लिंक किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2021 में अप्रूवल दे दिया। उसके बाद हमें बनाना है एक फाइनल सा प्लान कि वहाँ पे जो भी ज़मीन है जो प्रभावित होगी, जो बची हुई है, हम उसका कैसे इस्तेमाल करें कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ कम प्रभावित हो और हम सही तरीके से वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट कर पाएँ, बायोडाइवर्सिटी को भी बचा पाएँ। इस प्लान के जरिए जो भी डेटा अवेलेबल है हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। साइट स्पेसिफिक इनपुट्स हमें मिल जाएंगे,
कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत जो भी प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, जो हैबिटेट वहाँ पे है हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, फ्लैगशिप स्पीसीज टाइगर्स, वल्चर्स एंड घड़ियाल्स को हम कैसे बचाएं। सिग्निफिकेंस क्या होगा कि वहाँ पर जो भी ज़मीन है हम उसका सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को ना केवल कंजर्व कर पाएंगे बल्कि ह्यूमन वेलबींग को भी इंश्योर करेंगे। ये भी देखेंगे कि किस रीजन की टाइगर कैरिंग कैपेसिटी क्या है। फर्दर हम इसके माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके लैंडस्केप को सही तरीके से मैनेज करके कनेक्टिविटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। नौरदही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एमपी में है और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है, उसके बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम के बारे में है। यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला है ई ट्रांसमिशन और दूसरा है मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है, किसी चीज को रोक देना कि ये नहीं होगा। यहां पर दूसरा शब्द है ई ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिएगा कि ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम में ई ट्रांसमिशन पे रोक नहीं है, बल्कि ई ट्रांसमिशन पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर रोक है। रिपीट कर रहा हूं, ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम में ई ट्रांसमिशन पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर रोक है। यह समझने के लिए आपको ई ट्रांसमिशन को समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि जो मूवीज होती थी या जो म्यूजिक एल्बम्स होते थे वो सीडी या डीवीडी में आते थे ना। इसके अलावा जो बुक्स होती थी वो भी फिजिकल फॉर्म में आती थी। उस समय यह डिसाइड किया गया कि जो फिजिकल एक देश से दूसरे देश में इन चीजों की आवाजाही है उस पर तो कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस पर कोई देश कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। यह डिसीजन लिया गया 1998 में और यह कहा गया कि डब्ल्यूटीओ समय समय पर यह डिसाइड करेगा कि आने वाले समय के लिए इसे जो ये रोक है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा इन सब चीजों का उस पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में शामिल है किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, प्रिंटेड मैटर, म्यूजिक, मीडिया, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स का एक देश से दूसरे देश में भेजा जाना, दैट टू थ्रू द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। 1998 की बात है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं था, लेकिन धीमे धीमे डिजिटल डोमेन एक्सपेंड करता चला गया और अब तो देखिए मूवीज, एल्बम्स सब इलेक्ट्रॉनिकली एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इवन किताबें भी ई बुक के फॉर्म में आ गई हैं। वो एक देश की होती हैं, दूसरे देश में बिकती हैं, दूसरे देश के कस्टमर से पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन वो देश उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता क्योंकि ई ट्रांसमिशन पर यह रोक लगा दी गई है कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। डब्ल्यूटीओ की रोक है। अब इंडिया का जो डिजिटल डोमेन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ कई सारे सॉफ्टवेयर बिल्डर्स हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी वीडियो गेम कंपनीज हैं और भी कई सारे डिजिटल डोमेन में काम चल रहा है, म्यूजिक में या फिर जो मूवीज़ हैं उनमें। जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है हम उस पर ड्यूटी लगा नहीं पा रहे। तो एक तो जो इंडिया की कंपनीज हैं हम उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा हमें रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। तो इंडिया नहीं चाहता कि जो ई ट्रांसमिशन है इन सब चीज़ों का उस पर कस्टम ड्यूटी पर कोई रोक लगाई जाए। इसीलिए 12वें डब्ल्यूटीओ की जो ये मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इंडिया उसमें इसका विरोध करेगा। मामला मैंने आपको समझा दिया, ये भी बता दिया कि डब्ल्यूटीओ ने 1998 में ये रोक लगाई थी, ये तब से चली आ रही है। 12वीं मीटिंग जो 2022 में होने वाली है, इनफैक्ट जून में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यहाँ पर हम इसका विरोध करेंगे। टेम्परेरी एक्सटेंशन हर बार दिया जाता है। कई सारे देश हैं, इससे ज़्यादा फायदा होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में। तो वो तो ये चाहते हैं कि इसे 13th मीटिंग तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश जो हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप ये जो रोक है कस्टम ड्यूटी की आप इसको हटा दीजिए। इंडिया ऐसा इसलिए चाहता है बिकॉज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से नुकसान हो रहा है। हमारा जो डिजिटल डोमेन है मूवीज़ का, म्यूजिक, वीडियो गेम्स का, प्रिंटेड मैटर का, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके ज़रिए ना केवल हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है बल्कि जो हमारी कंपनीज़ हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पा रही हैं। दैट्स वाई हम चाहते हैं। देखिए अभी तक जो डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस प्रकार की रोक से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें उनके ई ट्रांसमिशन से आने वाला जो कस्टम रेवेन्यू है उसमें 4.35% का लॉस हो रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को महज 0.24% का लॉस हो रहा है। तो उनका लॉस कम है, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि बना रहे। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम से लगभग $500 मिलियन हर साल खो देता है या इसका नुकसान इंडिया फेस करता है। तो ये ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम का पूरा मामला मैंने आपको बता दिया है। ध्यान से, उम्मीद है आपने समझ भी लिया होगा। देखिए यूपीएससी को कीवर्ड्स पूछने में बड़ा मजा आता है। दे कैन सिंपली आस्क यू कि ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम किससे संबंधित है, और ऐसा नहीं है कि इस नेचर का प्रश्न उन्होंने पास्ट में पूछा नहीं है, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं।
यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फायदा होता है। यू गेट टू नो कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, और उस नेचर के क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं कि नहीं, इसी के बेसिस पे आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। देखिए 2015 का ये प्रश्न है, उन्होंने पूछा था टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज, कई दफा न्यूज में देखा गया, किससे संबंधित है? सही जवाब सी था, WTO। मतलब इस प्रकार के प्रश्न कीवर्ड्स पर पूछे जाते हैं और भी पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम श्री स्कूल के बारे में है। इसके जरिए हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स होंगे जिन्हें 2020 के एनईपी की जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके लेबोरेटरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्विप करेंगे एकदम मॉडर्न नॉलेज और स्किल्स के साथ, ताकि वो एक भविष्य के व्यक्ति बन सकें। यहाँ पर देखिए 21st सेंचुरी में जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 का अप्रोच अपनाता है। पहले 10+2 का मॉडल था, 10 साल की पढ़ाई प्लस 12th यानी कि 10+2। अब इस मॉडल में को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप पहले जो प्रिपरेटरी स्कूल होता है, प्रेप स्कूल होता है या आंगनवाड़ी स्कूल होता है, उसके बाद UKG LKG फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्लास सेकेंड तक का ये 5 हो गया, फिर क्लास 5 तक का यहाँ पर आ गया +3, फिर ये आ गया +8th क्लास तक और फिर 12वीं क्लास तक। ये पूरा मॉडल है इसमें। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा, टीचर्स ट्रेनिंग पर, स्किल डेवलपमेंट पे और लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया जाएगा मदर टंग में। बेसिक प्रैक्टिसेस हम उन्हें इस तरीके से सिखाएंगे कि वो विश्व मानव बन सके, यानी कि ग्लोबल सिटीजन बन सके। ये जो सिस्टम है 5+3+3+4 का मैंने आपको बता दिया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में क्लास 2nd तक, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 5th तक, 3 साल मिडिल स्टेज में क्लास 8th तक और 4 साल सेकेंडरी स्टेज में यानी कि क्लास 12 तक। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज हैं जिसमें बच्चा धीमे धीमे चीज़ों को सीख जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रमोशन ऑफ MSME नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम के बारे में है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस दिशा में। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होगी जहां पर हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को और सिक्किम को। ये नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर काम करेगा MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या इनिशिएटिव है? इसके तहत जो एग्जिस्टिंग या नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं हम उन्हें मॉडर्नाइज करेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए पैसे देगी। ये असिस्टेंस 90% होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का और मैक्सिमम 13.50 करोड़ हो सकता है, 13.5 करोड़। दूसरा, नए या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट को बनाने के लिए भी सरकार पैसे देगी। इसमें भी असिस्टेंस 90% का होगा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी। यहाँ पे तीसरा है टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो कॉमन सर्विसेज बनाई जाएंगी, जैसे किचन, बेकरी, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, इन सब के लिए सरकार 90% फंड करेगी और मैक्सिमम हो सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 4.5 करोड़ रुपए। अगला हमारा आर्टिकल है इराक में एक नई सिटी खोजी गई है। ये खोज नहीं है, सिटी बहुत पुरानी है। ये सिटी 3400 साल पुरानी है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो 1400 BCE की। वहां पे देखिए एक डैम है, नाम है मोसुल डैम। मोसुल डैम की लोकेशन देखिए यहाँ पे है। ये इराक का मैप है, इराक के नॉर्थ में जाइए, यहाँ पे मोसुल है, यहीं पर ये डैम है। ये डैम है क्योंकि इराक का जो नदन पार्ट है वो इस समय मैसिव ड्रॉट फेस कर रहा है, जिसकी वजह से इस डैम से खूब सारा पानी निकाल लिया गया। तो खूब सारा पानी निकालने के बाद जब इसका एक एरिया सूख गया तब वहां पता चला कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी सिटी हुआ करती थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास बहुत कम समय था, क्योंकि डैम में पानी फिर से आ जाएगा। टिग्रिस नदी के किनारे पे ये डैम बना हुआ है, तो उसके पहले उन्हें इस सिटी के बारे में अच्छी सी जानकारी इकट्ठा करनी थी। तो वहां पे एक्सकेवेशंस किए गए और जानकारी के मुताबिक ये एंशिएंट सिटी जो है वो सेटलमेंट इज थॉट टू बी, जो एंशिएंट सिटी हुआ करती थी जाखीकू, वही ये सिटी है जो एक समय में उस समय का पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। ये ब्रोंज एज का सेटलमेंट है जो टिग्रिस नदी के किनारे हुआ करता था। मोसुल डैम आज वहां पे लोकेटेड है। ये कुर्दिस्तान वाला जो रीजन है इराक का उसी में है, ठीक है। फर्दर मितानी एम्पायर जो 1550 से 1350 BC के बीच में इराक में हुआ करता था, उसी का हिस्सा बताया जा रहा है इस शहर को। उस समय यहाँ पे देखिए कुछ बड़ी बड़ी दीवारें भी मिली हैं। उस समय कोई अर्थक्वेक आया रहा होगा जिससे ये दीवारें कोलैप्स कर गई हैं, लेकिन कुछ हमें मिल गया है, जो प्रिजर्व्ड र्यून्स हैं वो मिल गए हैं, जिनसे हमें कुछ जानकारियां इकट्ठा करने में मदद मिली है। हमारा रिवीजन का पार्ट यहाँ पे है, दैट इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। हेनले में है, लद्दाख में, गलत है। देवस्थल उत्तराखंड, ये तो गलत हो गया। बायोमास रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट्स एंड एनिमल से आता है, दैट्स ट्रू। प्रमोशन ऑफ MSME इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख रहा है, डोनर मिनिस्ट्री देख रही है, गलत है। MSME मिनिस्ट्री इसको देख रही है। ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम WTO से संबंधित है, ये सही है। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF चाहिए ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे अवेल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके भी आप वहां जा सकते हैं। वहां पे जाइए, PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।